जय हिंद बच्चों। आज मैं आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करूंगा। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, संविधान के पार्ट 3 में है और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। हमारे संविधान में जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसलिए जितना विस्तृत वर्णन मौलिक अधिकार का है उतना किसी का नहीं है, और जितना महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है उतना कोई भी चैप्टर इसकी तुलना में नहीं है। इंपॉर्टेंट तो सबका है, लेकिन जितना डिटेल, विस्तृत और महत्व है उतना किसी चैप्टर का नहीं है। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता के अधिकार ही सर्वोच्च होते हैं। और जब संविधान सभा का गठन हुआ था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ तो संविधान सभा समिति के माध्यम से हर काम करती थी, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके अलावा 9 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर भी इनमें सदस्य थे, के मुंशी थे, जे.बी. कृपलानी थे, एल. कृष्णा स्वामी थे, डी.पी. खेतान थे, मोहनलाल सक्सेना थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। इस तरह से 9 सदस्य थे। इन सारे सदस्यों ने मिलकर के इनकी ड्राफ्टिंग की है, और वो क्या है इसको एक एक कर हम लोग बारीकी से समझेंगे। समझना इसलिए भी जरूरी है कि मौलिक अधिकार जनता के लिए अधिकार है, जनता का अधिकार है, लोकतंत्र भी जनता का है। इसलिए यह अध्ययन सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं है बल्कि जनता का भी है। इसलिए जितना अधिक से अधिक लोग इसे समझेंगे, अपने अधिकार के प्रति, संविधान के कर्तव्य के प्रति वो सशक्त हो पाएंगे। उन्हें न सरकार के द्वारा कोई तंग कर सकता है, न सरकारी एजेंसियां उन्हें उनके अधिकार का उल्लंघन कर सकती है, और सरकार पर नियंत्रण भी प्रभावी रूप से कर सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार का अध्ययन बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि है क्या, फिर ये कैसे है। हमने सिंपल बातें ये किया कि मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान के पार्ट 3 में है, अनुच्छेद 12 से 13 के बीच में है। अब एक करे बातें करे होगी कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 डेफिनेशन दे रहा है, डेफिनेशन दे रहा है स्टेट का। ये स्टेट होता क्या है, स्टेट होता क्या है, जिसे हम राज्य बोलते हैं। एक आम नागरिक, आम हिंदुस्तानी, आम भारतीय राज्य का मतलब यह मानता है, जैसे यूपी राज्य है, एमपी राज्य है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, जितने भी हिंदुस्तान के राज्य हैं उसे राज्य कहते हैं। लेकिन अनुच्छेद 12 में राज्य के डेफिनेशन जो की गई है वो उस राज्य से नहीं है, बल्कि उस राज्य से है जिसके पास कोई प्राधिकार है। प्राधिकार का मतलब है
जो हमारा संविधान का आर्टिकल कहता है 12, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, local or other authorities within the territory of India under the control of the government of India. अब देखो, इस पे काफी व्यापक परिभाषा है कि राज्य का मतलब है भारत सरकार और संसद, यानी भारत की सरकार भी है, संसद भी है, राज्य की सरकार भी है, राज्य की विधानसभा भी है, और लोकल अथॉरिटीज भी है, यानी पंचायतें भी हैं, म्युनिसिपैलिटी भी है, और अदर अथॉरिटीज भी है। अदर अथॉरिटीज का मतलब है कि वो चीजें जिसे कोई कानून बनाने का अधिकार है, कानून को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार है, वो अदर अथॉरिटीज में रखा गया है। हालांकि काफी वैचारिक विषय है कि अदर अथॉरिटीज क्या है। तो अदर अथॉरिटीज को एक प्राधिकारी के रूप में समझे, जो कोई उपविधि, आदेश, निर्देश, ऑर्डर जारी करता है, उसे हम अन्य प्राधिकारी में रख सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब प्राधिकारी हैं। या सिंपली मानिए कि कोई भी प्राधिकारी जो कोई विधि बनाने की क्षमता रखता है, जिसे लीगलाइज किया गया है, वो राज्य है। इसलिए परंपरागत रूप में जिस राज्य की हम लोग बात करते हैं, वो राज्य इसमें डिफाइन नहीं है, बल्कि राज्य का मतलब क्लियरली हो गया कि भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र की संसद, राज्यों की विधायिकाएं, स्थानीय प्रशासन, पंचायत, नगर निगम और कोई अन्य प्राधिकारी, ये राज्य का विषय है। इसके संदर्भ में न्यायपालिका को भी रख सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका में क्या होगा, यह भी न्यायिक इशूज का विषय होता है, क्योंकि न्यायपालिका इस बात को समीक्षा करते रहती है। फिर भी आप इसे न्यायपालिका में भी रखिए, ब्यूरोक्रेट भी रखिए, यानी सारे सरकारी विभाग भी राज्य के दायरे में है, क्योंकि वो भी आदेश निर्देश जारी करता है और उसे संवैधानिक रूप में अधिकार दिया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें राज्य की परिभाषा उस राज्य की तरह नहीं है जैसा हम लोग समझ रहे हैं। ये है अनुच्छेद 12। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 संघ लोक सेवा आयोग के लिए, यूपीएससी के लिए और आम जनता के लिए, इसके अलावा कानून के नजर में भी इसका काफी महत्व है। यह कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसे आप ऐसे समझे कि लॉज, कोई कानून जो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत, विद और डेरोगेशन का मतलब होता है जो कम करता है, विद द फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई कानून, कोई विधि जो हमारे मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स में है, लिखा हुआ है पार्ट 3 में, उसके असंगत है, यानी उसका विरोध करता है, या उससे मेल नहीं खाता, या उसको कम करता है, उसका क्या होगा। अब उसे ऐसे समझिए आप, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitution, so far as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of the such inconsistency be void। कह रहा है हमें हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो रहा है, लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले भी हम भारतीयों को बहुत सारे अधिकार थे, यानी मौलिक अधिकार के रूप में था।
जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। वो अपने एक्ट के माध्यम से, चार्टर के माध्यम से बनाती थी। यह कहता है कि जो मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान ने नहीं दिए थे, बल्कि भारत के संविधान के पहले का था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो विधि अगर हमारे मौलिक अधिकार यानी पार्ट थर्ड के विरोध करता है या उसे कम करता है, उससे संगत नहीं है, इनकंसिस्टेंट है और डेरोगेट करता है, वो लागू नहीं होगा, वो वॉइड होगा, वो मान्य नहीं होगा। मतलब वो मूल अधिकार में माने नहीं जाएंगे, वो लागू ही नहीं होगा, वो रिजेक्ट होगा। ये कहता है ये क्लॉज 1। चूंकि इसमें 3 क्लॉजेज हैं, तो पहला क्लॉज ये कह रहा है कि जो भी आजादी के पहले कानून थे आम जनता के अधिकार से रिलेटेड और हमारे मौलिक अधिकार जो संविधान बनने के बाद दिया गया, उसका विरोध करता है, वो लागू नहीं होगा, वो मान नहीं है। आप ऐसे समझिए कि ये मान लो आप कि आजादी के पहले अधिकार थे महिलाओं का, महिला अधिकार था। आजादी के पहले अधिकार दिया गया था, एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूं आपको, जमींदारों के विशेष अधिकार थे, या आजादी के पहले यह भी अधिकार था कि जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें कुछ अधिकार थे। अब यह कहता है कि जो हमारा जो संविधान बना उसमें क्या ये चीजें हैं। तो अगर सिंपली देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग के बारे में अधिकार की बात संविधान में है तो ये लागू होगा, महिला अधिकार के बारे में है तो लागू होगा। जमींदारों के अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं हो गया, इसे बोला जाएगा वाइड। ये वाइड हो गए क्योंकि संगत में नहीं है। या महिला के अधिकार दिया गया है, या अनुसूचित जाति जनजाति का संविधान के पहले का अधिकार था, उसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हमारे आज के महिलाओं या अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार को कम कर देता है, तो भी लागू नहीं होगा। सिर्फ वो लागू होगा जो इसके साथ संगत में है। ये कहता है अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1। अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 2 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे abridges the rights conferred in this part, and law made in contravention of the clauses shall to be extent of the contravention be wide। यहां भी उसी तरह की बातें हैं। यानी जब संविधान बन गया का मतलब हुआ कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो हमारा संविधान लागू हो रहा है, उसके बाद जो भारत की सरकार आई या राज्य की सरकारें आई, कोई भी सरकारें कोई ऐसा कानून ही नहीं बना सकती, कोई ऐसा विधि ही नहीं बना सकती जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसका विरोध करता है या उसे कम करता है। पहले वाला में जो अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 था, वो कह रहा था प्री कॉन्स्टिट्यूशन, और अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 कहता है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान के पहले जो भी मौलिक अधिकार थे अंग्रेजों ने बनाए थे, वो वही अधिकार लागू होंगे जो हमारे मौलिक अधिकार से संगत है। उसी तरह से संविधान बनने के बाद जो हमारी सरकारें हैं, ऐसा कोई कानून ही नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार का विरोध करता है, कंट्रावेंशन करता है या उसके साथ संगत में नहीं है, वो नहीं होगा। एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है और एक आफ्टर
पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। फिर आगे करता है कि इन दिस क्लॉज 3 में, क्लॉज 3, और चूंकि संविधान एक बहुत बड़ा कानून है और इसे काफी बारीकियों से समझा गया है, क्लॉज 3 का कुछ सब क्लॉजेस हैं कि वो लॉ होगा क्या। इधर हम लोगों ने बात किया आर्टिकल 3 क्लॉज 1 में कि ब्रिटिश लॉ था, और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ये इंडियन लॉ है। यानी इंडियन लॉ भी अगर भारत की संसद बनाती है, हमारे मूल अधिकार के विरुद्ध है, वो भी मान्य नहीं होगा। अंग्रेजों ने जो बनाई थी वो बहुत सारे अधिकार लागू होंगे, लेकिन वो अधिकार लागू नहीं होगा जो हमारे संविधान के साथ नहीं है। तो कहता है कि वो लॉ है क्या, उसकी लॉ का डिफिनेशन कहता है कि लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया इन द फोर्स ऑफ द लॉ। कोई भी कानून का मतलब, यहां पर विधि का मतलब, लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो संसद ने बनाई। हमारे कुछ अध्यादेश भी हैं, कुछ ऑर्डर भी है। ऑर्डर, नोटिफिकेशन, जैसे कभी होता है ना कि एमसीडी ने ऑर्डर की, लेकिन वो ऑर्डर भी संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी मौलिक अधिकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अध्यादेश जो राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है वो भी लॉ है, वो भी जारी नहीं होना चाहिए। या कोई कस्टम, कोई परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो भी लॉ के दायरे में आता है। यह कहता है उसका क्लॉजेस कि उसमें और क्या बदलाव है, यानी और स्पष्ट कर दे रहा है। फिर आगे उसी का सब क्लॉज है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्लॉज बी, सब क्लॉज बी। लॉज इन फोर्स क्या है? इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not then in operation either to all in particular areas। यानी लॉ जो इनफोर्स है, लॉ इनफोर्स का मतलब जो भी प्राधिकारी है, जो लागू किया गया है वो इन्फोर्सेबल है, उसके बारे में कहा। जो प्रवृत्ति विधियां हैं राज्य क्षेत्र के किसी विधानमंडल के द्वारा, प्राधिकारी के द्वारा प्रारंभ में पारित की गई विधि है, बनाई गई है, वो लागू होगा, लेकिन जो समाप्त कर दिया गया वो लागू नहीं होगा, वो निश्चित है। इसके बारे में बात करता है। कुल मिलाकर बातें यहां पर हमने अभी तक ब्रीफली जो समझा कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा की गई है। राज्य क्या है, जो व्यापक रूप से बताया गया कि राज्य का मतलब भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और कोई अन्य प्राधिकारी है। उसके अलावा दूसरा आर्टिकल 13 का आता है कि जो लॉ है, कोई भी लॉ जो हमारे मौलिक अधिकार को, जो संविधान के पार्ट 3 में दिया गया है, वो हमारे मौलिक अधिकार को कम करता है या उसको लॉस करता है, मिनिमाइज करता है या उसके विरोध करता है, वो लागू नहीं होगा। तो हमारे पास आजादी के पहले भी कुछ थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशन था और आजादी के बाद भी था, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी भी है। तो कोई भी ऐसा कानून आजादी के पहले वाला भी वो लागू नहीं होगा जो इनकंसिस्टेंट है, और आजादी के बाद भी भारत की सरकार या राज्य की सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार का विरोध करता है, वो भी लागू नहीं होगा। और वो विधि क्या है, लॉ क्या है, इसके बारे में कहता है सारे हैं, ऑल ऑफ द लॉज, दैट इज ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जो भी अथॉरिटी है जो समाप्त नहीं किया गया है वो विधि है। ये कहता है अनुच्छेद 12 और 13 के